ऑल ऑफ यू। कल मेरे ख्याल से आखिरी जो ऑब्जेक्टिव मैंने सॉल्व किया था इट वाज 102। नेक्स्ट 107 पे आ रहे हैं। फोर्स कांस्टेंट, अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K is cut into two pieces so that one piece is double the length of the other. Then the longer piece will have force constant equal to how much? ये पूछा गया है। से टोटल लेंथ इसकी L है, फोर्स कांस्टेंट K है। आपने इसको दो भाग में डिवाइड कर लिया सो दैट L1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स L2। मुझे L2 में इंटरेस्ट नहीं है। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस द फोर्स कांस्टेंट ऑफ L1 इन रिलेशन विद दिस K। तो दिस विल बी L1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स L माइनस L1 ऐसा है ना ये, बिकॉज एनीवे L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, दैट्स द रीजन फॉर इट। तो मुझे मिलेगा L1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स L माइनस दिस, तो ये मुझे मिलेगा 3 टाइम्स L1 इज इक्वल टू 2L। सो मुझे मिलेगा L1 इज इक्वल टू 2/3L। नाउ वी नो दिस रिलेशन। रिलेशन कौन सा है? दिस इज द रिलेशन, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो मैं यहां पर ऐसा लिखूंगा L1 upon L is equal to 2/3. So it will mean that K1 upon L इसका reciprocal रहेगा because of this inverse relation. L1 upon L is equal to 2/3. So K1 upon K, L1 किसके लिए? K1 is for length L1 and K is for length L. तो मैंने कितना लिखा? L1 अपॉन L के जगह में यहां पर कितना लिखा मैंने? K1 अपॉन K। तो इसका रेसिप्रोकल लूंगा मैं, दैट इज 2/3। सो अल्टीमेटली आंसर कितना है? K1 इज इक्वल टू 3/2K। दिस शुड बी द आंसर। आई थिंक इज वेरी क्लियर। यहां पे कंफ्यूजन बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। मैंने यहां पे कितना लिखा? L1 अपॉन L, तो यहां पर मैंने लिखा K1 अपॉन K, तो लेकिन इसका रेसिप्रोकल होना है बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन। और सोहेल आगे में आपका नंबर है 111, और 111 में क्या दिया देख लीजिए आप। द फोर्स कांस्टेंट K1 K2 स्ट्रेच्ड इक्वली। तो रेशियो ऑफ द स्ट्रेचिंग फोर्सेस आपको निकालना है। स्ट्रेचिंग फोर्सेस F1 F2 स्ट्रेच हुआ मान लेते हैं X1 X2, और इनका यह कहना है कि करस्पॉन्डिंग फोर्स कांस्टेंट इज K1 K2। उसकी एनर्जी सेम, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ K X1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ K2 X2 स्क्वायर। कहां से आता देख लीजिए। Energy stored is equal to half F into X. This is equal to half KX into X. इसलिए आपको मिलेगा half KX square. It's very clear. ये रिलेशन हमको मिल चुका है। So what you have here? K1 upon K2. K1 upon K2 is X2 square upon X1 square. ये मेरा हो गया पहला रिलेशन। अब आप देखेंगे F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू K1 X1 एंड दैट इज K2 X2 बिकॉज F इज इक्वल टू KX। तो मैंने कितना लिखा? F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू K1 X1 K2 X2। मुझे अभी X को यहां से हटाने का है, सो दिस इज K1 K2। और एक बात देख लीजिए, X1 अपॉन X2, X1 अपॉन X2 कितना रहेगा यहां पर? X1 अपॉन X2 इज इक्वल टू K2 अपॉन K1 रूट ऑफ दिस। तो मैं लिखूंगा X1 अपॉन X2 इज इक्वल टू रूट ऑफ K2 अपॉन K1। सो अल्टीमेटली आई हैव दिस टू बी इक्वल टू व्हाट? रूट ऑफ K1 अपॉन K2। दिस शुड बी द आंसर। So well, that's the answer. Energy equal है, energy is equal कैसा लेके आ गया? Half F into X
F के जगह में kx सब्स्टिट्यूट किया तो आपको मिला हाफ kx स्क्वायर। एनर्जीज को इक्वेट मैंने कर लिया तो रिलेशन मुझे क्या मिला, ये मिल गया k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू x2 अपॉन x1 द होल स्क्वायर। फिर से मैंने इक्वेशन लिखा, मुझे रेशियो किसका निकालना था, फोर्स कांस्टेंट का निकालना है, फोर्स का निकालना है। तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू k1 x1 k2 x2। 117 में क्या दिया देख लीजिए, मास m इज अटैच्ड, स्प्रिंग कांस्टेंट पहले स्प्रिंग का k1 है, पीरियोडिक टाइम इज इक्वल टू t1, सेम मास अटैच किया आपने, फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग का है k2 एंड t2 इज व्हाट द पीरियोडिक टाइम। बाद में व्हाट इज बीन डन, ये दोनों स्प्रिंग्स को इस प्रकार से कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन पैरेलल, द ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड, ये k1 है, ये k2 है, देन k इफेक्टिव इज इक्वल टू k1 प्लस k2। ये फॉर्मूले अपने डील कर लिया पहले। तो यहां पर जब कंबाइंड इस प्रकार से पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो पीरियोडिक टाइम आपका आता है इक्वल टू t, दैट इज विद मास m1 विद द सेम मास और स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इफेक्टिव कितना रहेगा k1 प्लस k2। दैट्स वेरी क्लियर। तीनों के फॉर्मूलेस लिख लेते हैं अपन। t1 इज 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k1। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो t1 स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर m अपॉन k1 मुझे मिल गया। नेक्स्ट t2 इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m k2 और यह रहेगा t2 स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर इंटू m अपॉन k1। ये मेरा दूसरा इक्वेशन बन चुका है। तीसरा, दिस इज इक्वल टू 2 पाई, मास सेम है, कनेक्टेड इन पैरेलल k1 प्लस k2। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और ये रहेगा m अपॉन k1 प्लस k2। अब एक बात ध्यान में रखेंगे, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, तो इंसर्ट इट देयर। t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और ये रहेगा 1 अपॉन, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूं, k1 अपॉन m, k2 अपॉन m, ये मिल गया मुझे। तो मैं लिखूंगा t स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर 1 अपॉन, अभी आप देख लीजिए k1 अपॉन m इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर। उसी तरीके से ये रहेगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर। आप देख लीजिए k1 अपॉन m है, k1 अपॉन m विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, यहां से मैं 4 पाई स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूं, दिस इज 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t2 स्क्वायर, ये मिल गया मुझे। पाई स्क्वायर हैज गॉट कैंसल्ड, तो मुझे मिलेगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको मैं न्यूमरेटर में लेके आता हूं तो ये रहेगा इट इज इक्वल टू t1 रेज टू माइनस 2 प्लस, और ये रहेगा t2 रेज टू माइनस 2 एंड सो इसका अगर रेसिप्रोकल में लेता हूं तो 1 अपॉन t स्क्वायर इज इक्वल टू t1 रेज टू दिस t2 रेज टू माइनस 2 एंड सो अल्टीमेटली आई हैव t रेज टू माइनस 2 इज इक्वल टू t1 raised to minus 2 plus t2 raised to minus 2. This is the result that is obtained. I think it's very clear now. यहीं पर एक प्रॉब्लम है, इसको बाहर निकाले तो ये मिलके, इसको जब मैं न्यूमरेटर में लेके गया, यहां का न्यूमरेटर तो कितना हो गया, t raised to minus 2 आ गए। फिर इसको अगर मैं नीचे लेके आता हूं तो यहां पर ये रहेगा t raised to minus 2 एंड अल्टीमेटली दोनों को मैं न्यूमरेटर में लेके आया, so this is the result. वेल, एक और बात है
पैरेलल तरीके से इन्होंने बताया गया है कि जब टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो उसके बीच में रिलेशन क्या रहेगा पूछा गया है। विद द रेड पेन आई विल कंटिन्यू विद दिस। जब आप दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो 1 अपॉन के इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। सो आपका के इफेक्टिव रहेगा K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये मिलेगा आपको इफेक्ट। तो करना कुछ भी नहीं है, के इफेक्टिव तो यहां पर मैं टी स्क्वायर की जगह में क्या लिखूंगा, इन प्लेस ऑफ टी स्क्वायर मैं लिखूंगा 4 पाई स्क्वायर इन ब्रैकेट, ये रहेगा m अपॉन के इफेक्टिव। अब के इफेक्टिव के जगह में मुझे मिलेगा यहां पर अपॉन के इफेक्टिव का मतलब रहेगा दिस इज इक्वल टू K1 इंटू K2 और यहां पर रहेगा K1 प्लस K2। दैट्स इट। मेरे ख्याल से मुझे शायद ऐसा लिखना नहीं था इनफैक्ट उसको। इनफैक्ट एक काम करते हैं, आई डू वन थिंग हियर, जैसा है वैसा लिखते हैं उसको। ये इस प्रकार से लिखते हैं तो मुझे मिलेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और ये क्या रहेगा m अपॉन के इफेक्टिव। तो 1 अपॉन के, यहां पर मुझे क्या लिखना था 1 अपॉन के, and what's the meaning of 1 upon k, and 1 upon k will be equal to how much? This will be 1 upon K1 plus 1 upon K2। ये मिल गया मुझे। I think it's very clear। वहां पे क्या लिखना था मुझे, k इफेक्टिव जगह पे 1 upon k था इफेक्टिव, 1 upon k इफेक्टिव। and what is 1 upon k इफेक्टिव? यहां पर इनफैक्ट मुझे क्या डालना था, k इफेक्टिव इन द न्यूमरेटर। तो k इफेक्टिव अगर न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। अब एक काम करेंगे 4 पाई स्क्वायर m अपॉन K1, इसका मतलब होगा दिस इक्वेशन। और एक काम करेंगे, इन्होंने यहां पर पीरियोडिक टाइम को क्या बोला कैपिटल T, तो मैं यहां पर लिखूंगा कैपिटल T स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 4 पाई स्क्वायर, स्क्वायर करने से 4 पाई स्क्वायर m इंटू K1। m इंटू K1 का मतलब ये होता है दैट इज इक्वल टू T1 स्क्वायर और ये हो गया इक्वल टू T2 स्क्वायर एंड गेट द रिजल्ट। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में k इफेक्टिव कितना रहता है 1 अपॉन k इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। इफेक्टिवली मुझे यहां पे सब्स्टिट्यूट करना था m अपॉन 1 अपॉन k सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है और 1 अपॉन k का मतलब क्या होता है 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। ब्रैकेट को अगर ओपन करता हूं 4 पाई स्क्वायर m अपॉन K1 दैट इज इक्वल टू व्हाट T1 स्क्वायर and that is equal to what T2 square। so this is the result। तो पहले केस में it was parallel combination, सेकंड केस में it was series combination। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है 1 अपॉन k इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 और पैरेलल में कितना है K1 प्लस K2 and that's the result which is obtained। 126 के लिए in a spring block system the length of the spring is reduced by 1%। तो टाइम पीरियड कितने से रिड्यूस होगा पूछा गया है। 126 में स्प्रिंग वाली बात है तो आपका फॉर्मूला रहेगा T is equal to 2 pi root of m upon k। Now what has been said here? The length is reduced by 1%। The length if it is reduced by 1%, now what is the relation between k and l? ये relation है। So it will mean that ये न्यूमरेटर में चले जाएगा। So in this particular case मैं ऐसा लिखूंगा T is equal to या T is proportional to root of L। K और L का रिलेशन ये है, so this will come in the numerator। अभी आप देख लीजिए, इसको अगर आपने 1% से रिड्यूस किया
तो दिस विल रिड्यूस बाय 0.5%, 0.5%, बिकॉज रूट साइन है, मैंने काफी बार डिस्कस किया, डिस्कशन नहीं करते, ये रूट के अंदर में L को आपने डिक्रीज किया 1% से, सो T विल डिक्रीज बाय, ये रूट का मतलब होता है रेस टू हाफ, तो हाफ से इसको यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, हाफ, सो दिस शुड बी द आंसर. सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर स्टेप्स. K is inversely proportional to this, तो L कहां पर आ गया इनका न्यूमरेटर, सो इसको डिक्रीज का 1% से, तो दिस विल डिक्रीज बाय हाफ बिकॉज ये रूट साइन है इसलिए. सो वेल आगे बढ़ते हैं. 129 128 भी दिया हुआ है. यूनिफॉर्म स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K is cut into two parts such that the lengths are in the ratio 1:2. The ratio of the force constant क्या रहेगा पूछा गया है. It is just a repetition in a way. मैं ऐसा बोलूंगा K1 upon K2 is equal to L2 upon L1 because this is the relation. The ratio of the lengths आपको दिया गया है, it is equal to 1:2. The ratio of the length is given to you as 1:2. ये 1:2 अगर है तो this is 2:1. And that's the result. Number is 129. 129 के लिए देख लीजिए what is given to you. It is cut into two springs of the length L1 and L2. L1 and L2 में उसको डिवाइड किया so that L1 is equal to n times L2. ये दिया गया है. And the force constant of the spring of length, और एक बात, इसका फोर्स कांस्टेंट मैं K1 मान लेता हूं और L का फोर्स कांस्टेंट मैं मान लेता हूं इज इक्वल टू K. इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है K2 में. देख लीजिए व्हाट्स इट वर्क्स. L1 का फोर्स कांस्टेंट K1, L का फोर्स कांस्टेंट K, और डिवीजन इस प्रकार से हुआ है. मेरा इंटरेस्ट अभी L1 में है तो मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू N. L2 के जगह में लिखता हूं L माइनस L1. L2 की जगह में L माइनस L1 लिख लिया, तो L1 इज इक्वल टू NL माइनस NL1. इसको इधर लेके आ जाएंगे, सो L1 N प्लस 1 इज इक्वल टू N इंटू L. तो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा L1 अपॉन L इज इक्वल टू N अपॉन N प्लस 1. सो रेसिप्रोकल रिलेशन है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहां पर, L1 अपॉन L इज इक्वल टू K अपॉन K1, इनवर्स रिलेशन के कारण. सो अल्टीमेटली मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, इट इज L1 अपॉन L, तो यहां पर मैं लिखूंगा K अपॉन K1 इज इक्वल टू N प्लस 1, एंड सो वी हैव K1 इज इक्वल टू N plus 1 upon N into K. That should be the result. It is. मैं रिपीट करो, इसको देख लीजिए आसान तरीका से. L1 is equal to N times L2, तो L2 की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया L minus L1, तो ये रिलेशन मुझे मिल गया. L1 अपॉन L मैंने लिखा K अपॉन K1, रेसिप्रोकल रिलेशन रहने के कारण उसको उस प्रकार से लिखा मैंने. सो अल्टीमेटली आई थिंक वी गॉट द रिजल्ट. इट्स वेरी क्लियर. 130 में क्या दिया देख लीजिए. द फिगर शोज द पोजीशन ऑफ द टू लीनियर ऑसिलेटर्स विद आइडेंटिकल मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इन स्नैपशॉट्स एट द सेम इंस्टेंट. What is the phase difference पूछा गया है. अभी आप देख लेंगे यहां पर इन द फिगर इटसेल्फ इट इज वेरी क्लियर कि जो पहला स्प्रिंग जो है, पहला स्प्रिंग एट द एक्सट्रीम पोजीशन है. द फर्स्ट स्प्रिंग इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, पहला नंबर का, और दूसरा कहां पर है, एट एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, दूसरा है नेगेटिव एक्सट्रीम पर है. तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, इट हैज टू बी पाई. इट्स वेरी क्लियर.
0 A B। यहां से यहां तक आएगा, फेज कितना आएगा? इट इज π/2 और ये भी π/2, तो इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना बनेगा? इट हैज टू बी इक्वल टू पाई। In this problem 134, try to follow the situation here. ये वर्टिकल सिलेंडर है, इसके ऊपर में एक ब्लॉक रखा गया जिसका मास है इक्वल टू m, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू a, प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड इज P0, वॉल्यूम इज इक्वल टू V0, ये दिया गया है। नाउ इस पिस्टन को जब हम अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, इट विल ट्राई टू गेट बैक टू द सेम पोजीशन। अगर आपने इसको प्रेस कर दिया नीचे की तरफ, प्रेशर इनसाइड विल डेफिनेटली इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज होने के कारण अब जो भी है, दिस इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये मास यहां पर रखा हुआ है तो इट इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब एडिशनल फोर्स अगर आप अप्लाई करेंगे तो नीचे की तरफ दबेगा, देयर विल बी रिस्ट्रेनिंग फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसको आपने प्रेस करके छोड़ दिया यहां पर, इट विल गेन बैक, इट विल कम बैक टू द सेम पोजीशन। यहां लेकर रुकेगा नहीं, इट विल कंटिन्यू इन द सेम डायरेक्शन। और जब वो ऊपर की तरफ इक्विलिब्रियम पोजीशन छोड़ के जब ऊपर जाएगा तो व्हाट विल हैपन? ये मास के कारण, ये ऊपर जाने का रीजन है, इट हैज गेन काइनेटिक एनर्जी, इसके ऊपर की तरफ चलेगा। नाउ व्हाट हैपेंस अगेन नाउ एट दिस एक्सट्रीम पोजीशन, बिकॉज ऑफ दिस वेट, इट विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट विल रीच द इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन यहां रुकेगा नहीं, बिकॉज इन द प्रोसेस of coming here to the equilibrium position, it has gained kinetic energy, इसके नीचे की तरफ जाएगा। What will happen? This mass will start oscillating। ये एक बात हो गई। सेकेंड चीज जो कंसिडर करना है, यहां पे स्पेसिफिकली दिया है that the system is isolated, तो एक्सपेंशन जो होगा इट विल बी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अगर आइसोथर्मल रहता था तो हमने इक्वेशन यूज किया रहता P into V is equal to constant, this is Boyle's law। लेकिन यहां पर क्या हो गया? इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम द सराउंडिंग। सराउंडिंग से आइसोलेटेड रहने के कारण एक्सपेंशन जो होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन इज टेकिंग प्लेस। इसलिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? P V raised to gamma is equal to constant। We know that this gamma is equal to Cp upon Cv, specific heat of the molar specific heat at constant pressure, and this is at constant volume। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट करने से पहले आई फाइंड द लॉग अगर लेते log of P, this will be gamma, log of V is equal to constant, again it will be again a constant, log of a constant is equal to constant। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा dP अपॉन P प्लस गैमा अपॉन dV अपॉन V इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो आई हैव dP इज इक्वल टू माइनस गैमा dV अपॉन V इनटू P। ये मिल गया आपको। दिस इज व्हाट इज ऑब्टेन्ड हियर। ये आपका कांस्टेंट प्रेशर है, दिस इज द वॉल्यूम एंड दिस इज द चेंज इन प्रेशर। अब चेंज इन प्रेशर होने का रीजन क्या है कि आप जब इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो व्हाट विल हैपन? द प्रेशर विल इंक्रीज। इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर जाएगा तो प्रेशर विल डिक्रीज, सो दैट इज द चेंज इन प्रेशर हियर। माइनस साइन का मीनिंग बहुत क्लियर है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो वेल आगे बढ़ते हैं यार। रिस्टोरिंग फोर्स, नाउ व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू? रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर, that will be change in pressure multiplied by A, because pressure is equal to force upon area, so that's the result which is obtained। तो मैं यहां पे लिखूंगा this is equal to gamma change in volume into P upon V, ये मिल गया। आगे बढ़ते हुए into A तो रहने वाला है। Now, when the piston is moved down, the change in volume will be equal to A into X। हम मान लेते हैं
एक पर्टिकुलर वक्त पर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना रहेगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ उस पर्टिकुलर मोमेंट पर। सो डीवी के जगह में इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं। सो व्हाट डू आई हैव हियर, सो दिस इज इक्वल टू माइनस गैमा पी इंटू ए, और डीवी के जगह में ए इंटू एक्स अपॉन वी, दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स। And definitely this restoring force is equal to what? It is equal to kx, because simple harmonic motion में what do we say? The force is directly proportional to displacement from the mean position oppositely directed, इसलिए मैं ऐसा इक्वेशन लिखता हूं F is equal to minus kx। So ultimately मुझे वो रिलेशन मिल गया, तो मुझे मिलेगा k is equal to माइनस से निकल जाएंगे गैमा, दिस इज पी ए स्क्वायर अपॉन वी, ये मिल गया मुझे। इस पार्ट को मुझे रिपीट करने दीजिए। ब्लॉक को जब आपने इस पिस्टन के ऊपर में रखा हुआ है, इट इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, लेकिन जब आप इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए पिस्टन वापस अपने जगह पे जाने की कोशिश करेगा। But when it comes back to the mean position, it has gained kinetic energy. और kinetic energy gain करने के कारण यह रुकता नहीं है, it moves in the upward direction. जब ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रेशर हो जाएगा कम, और प्रेशर कम होने के बाद, but even in spite of that ऊपर जाता है, because kinetic energy है उसके पास, वहां रुक जाएगा एक पर्टिकुलर स्पॉट पर, फिर वो नीचे आएगा। नीचे आने का रीजन क्या है? Because of this mass is pulling it down, नीचे की तरफ ले गई। So well anyway, so in this way the oscillation will continue. ये oscillated system है, तो मैं इक्वेशन ये यूज कर रहा हूं, लॉग लिया दोनों तरफ और डिफरेंशिएट किया। चेंज इन वॉल्यूम कितना रहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, चेंज इन वॉल्यूम कितना रहेगा, द चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एक पर्टिकुलर वक्त पे कितना नीचे एक्स से आएगा, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना रहेगा, ए इंटू एक्स। इसलिए प्रेशर वॉल्यूम की जगह मैंने लिखा ए इंटू एक्स। So this is the result. So k की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, तो मुझे मिलेगा I need to find what, मुझे निकालना है फ्रीक्वेंसी। This t is equal to 2 pi root of m upon k, तो यहां पर मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी इज 1 upon 2 pi root of k upon m, so this is equal to 1 upon 2 pi root of k is equal to gamma p square p0 a square upon v into m. This should be the answer. I think it's very clear. Gamma p0 a square upon v0 लीजिए आप वॉल्यूम to get the result. Well, मेरे ख्याल से next time I'll continue with this the other difficulty number जो मुझे मिला है. So we completed difficulty still number 134. Next time we shall proceed with the other difficulties. Thank you.